Hello students, welcome back in your accountancy class, and today we have to start a new chapter in your accountancy. Third lesson है theory base of accounting. Okay, this is your third lesson, theory base of accounting. हम accounts की जो basic है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे. Like अभी तुमने ये पढ़ा था लास्ट लेसन में कि अकाउंट्स है क्या. अब अकाउंटिंग करते कैसे, लाइक उसका जो बेस है वो क्या है, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, इनको जो कॉमनली जिनका नाम दिया गया है वो दिया गया है गैप, यानी GAAP. फिर से समझो आप, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट. अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, इनको जो कॉमनली नेम दिया गया है, दिस इज GAAP, गैप. फुल फॉर्म, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. लाइक तो जो ये है, दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, यानी जो भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करेंगे, उनको बेस यानी उनकी जो गाइडलाइन है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है. लाइक हमको किस तरह से अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है. सेकेंड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली. यानी इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उसे अकाउंटेंट, मतलब यूनिवर्सली वो सारे प्रिंसिपल को यूज किया जाता है. यानी अकाउंटेंट्स उनके बेस पर अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हैं. ठीक है. These principles divided in two category. First is accounting concept or assumptions, and second is accounting convention. Accounting concept and accounting conventions. इसमें little bit थोड़ा सा difference है बेटा. वो क्या है? Like accounting concept, ये जनरली सारे इंटरप्राइजेज में, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, this is the outcome of enterprises which they have doing their work in total whole year. यानी जो पूरे साल में वो अपना काम करते हैं, उसका आउटकम इस अकाउंटिंग कन्वेंशन के बेस पर किया जाता है. ठीक है. यानी कि ये जो है वेरी करता है एंटरप्राइजेस टू एंटरप्राइजेस अकाउंटिंग कन्वेंशन. बेसिकली ये तो था इन शॉर्ट में. डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है क्या, कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कितने तरह के कन्वेंशंस होते हैं. तो फर्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन. ठीक है. ये तीन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अजम्पशंस. ये कितने हैं? 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और अजम्पशन, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अजम्पशन सेकंड, एंड थर्ड इज एक्रूअल कंसेप्ट और अजम्पशन. तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न जो कंसेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये माना जाता है कि वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए रन किया जा रहा है. ऐसा नहीं कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हम ये सोच रहे हैं कि हमने इस साल स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर हम इसको स्टॉप कर देंगे. नो. जो इसका जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि जो बिजनेस है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए रन की जाती है, ना कि कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए. तो इसी बेस पर, क्योंकि इसमें क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए आपकी जो यूनिट है रन करती है, आपका बिजनेस रन करता है, और इसी के बेस पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको क्लासिफाइड करते हैं. समझो इसको कि जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करने होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैं आपको पहले भी इसको डिफाइन कर चुकी हूँ आपको लास्ट वीडियो में. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसमें एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड. जैसे फॉर एग्जाम्पल फिक्स असेट्स लाइक फर्नीचर, लाइक मशीनरी, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, ये
ऐसी असेट्स हैं जिसमें एक ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट होते हैं, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है और इसका हमें प्रॉफिट ओवर द पीरियड यानी कि एक लॉन्ग पीरियड तक हमें इसका प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस रन करेंगे तो ही तो हम फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, और यदि हमारा ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है कि हमको लॉन्ग टाइम तक अपना बिजनेस रन करना है तो जाहिर सी बात है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड में यानी कि 1 ईयर का आपको पहले भी बताया गया है, लाइक जो अपना अकाउंटिंग जो पीरियड होता है दिस इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, यानी कि 12 मंथ। बेसिकली कितने मंथ पर बेस्ड है? 12 मंथ पर, राइट। तो ऐसे दोज एक्सपेंडिचर विच आर एग्जॉस्टेड इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो 1 अकाउंटिंग पीरियड में मतलब खत्म हो जाते हैं, यानी जो ऐसे एक्सपेंसेस जो फर्स्ट केवल 1 साल के लिए ही होते हैं, 1 साल के पीरियड के लिए ही होते हैं, दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनको हम अकॉर्डिंग टू तभी हम क्लासीफाइड कर पाएंगे कि दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन वी हैव टू फॉलो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जब हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे एक चीज। ठीक है, और क्योंकि हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, तो फिक्स असेट्स को परचेज करते हैं और हम उसको इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ऑलवेज कोस्ट प्राइस पर ही उसको हम मेंशन करते हैं, यानी जो उसकी जितने में हमने उसकी जो परचेज की है दिस इज कॉल्ड कोस्ट प्राइस, उसी में हम उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा से समझ लो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि एक मतलब जिसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जो हमारा बिजनेस रन हम कर रहे हैं, जो सेटअप हम बना रहे हैं, ये बिजनेस हमारा एक लॉन्ग पीरियड तक रन करेगा, और लॉन्ग पीरियड तक का रन करने का कि मतलब लॉन्ग पीरियड तक रन करेगा, और इस वजह से हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ये उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्ट करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए। दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है कि ये जो कंसेप्ट है ये इसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारा बिजनेस है उसमें हम एक बार जो भी मेथड हम मतलब जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे उसी को हमें ओवर द पीरियड फॉलो करना चाहिए, राइट। लाइक इसका एक एग्जांपल अपन ये ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी परचेज on 1st April 18 for 2 lakh rupees. A machinery purchased on 1st April 18 is 2 lakh. ठीक है, and depreciation charge at the rate of 10% per annum according to SLM method. As you know कि जो डेप्रिसिएशन यानी कि जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो ओवर द पीरियड जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो भी कभी हम कोई असेट परचेज करते हैं, लाइक जैसे मशीनरी मैंने परचेज़ की या फिर मैंने कोई व्हीकल परचेज़ किया, मैंने व्हीकल आज परचेज़ किया, यदि मैं उसको 4 दिन बाद भी इसको सेल करने जाऊँ तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सेम ऐसे ही मैं मान लो 1 ईयर बाद उसको सेल करूं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाएगी। यानी ऐसे जो भी रीज़न जिससे कि हमारी असेट्स की वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाए और उसकी वैल्यू कम हो जाए,
तो वो जो पार्ट कम हुआ, वैल्यू जो कम हुई, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के भी कई मेथड है। जैसे एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम बोल सकते हैं SLM और इसको हम बोल सकते हैं WDB, अंडरस्टैंड। तो ये दो मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कि वंस यू हैव टू चूज एनी मेथड देन आपको उसको ही फॉलो करना होगा। यानी कि जैसे मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज किया, यानी कि मैं हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी अपनी असेट्स पर वो 10% के अकॉर्डिंगली चार्ज करूंगी, तो वो 10% SLM मेथड से चार्ज करूंगी, तो मुझे हर साल SLM मेथड को ही फॉलो करना होगा। अब ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों करना होगा? लाइक जैसे आपको बताया कि 12 मंथ के बेस पर हमारा अकाउंटिंग पीरियड डिपेंड करता है। अब जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर, अब अपने 3 सालों में मान लो हमारी मशीन की कॉस्ट है, जैसे पहले साल थी 2 लाख और सेकेंड ईयर मेरी मान लो मैं 10% के अकॉर्डिंगली चार्ज करती हूँ, तो 20,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर मेरी जो मशीनरी है वो कितने की बचेगी? 180 की। और थर्ड ईयर मेरी कितने की बचेगी? 1,60,000 की। SLM मेथड में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, यानी हर साल जो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ये वाली वैल्यू आएगी, राइट। अब यदि मान लो मैं ये SLM मेथड से मैंने करा और यदि मान लो मैं WDB मेथड को चूज करूँ, तो वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? अलग आ जाएगी। तो अब ऐसी कंडीशन में क्योंकि अलग अलग मेथड है तो जाहिर सी बात अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से हम कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि हम कोई भी ऐसा ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं लेकर आ सकते। यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि लास्ट ईयर से हमने मतलब कितना हमारे पास प्रॉफिट आया या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में क्या है, ये हम क्लियरली नहीं बता सकते यदि हम अपने मेथड को अलग अलग तरीके से चेंज करते रहेंगे तो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? ये अजम्पशंस ये कहता है कि एक बार आप जो भी मेथड को चूज करें आपके अकाउंटिंग को करने के लिए, आपको ओवर द पीरियड उसी मेथड को ही फॉलो करना है, ओके। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, इसको समझो। एक्रूअल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है? देखो, ये कंसेप्ट ये कहता है कि लाइक जैसे आपने जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, सपोज करो ऑन 1 अप्रैल 18 गुड्स सोल्ड टू रमेश 50,000, यानी कि 1 अप्रैल 18 को मैंने रमेश को गुड सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस, राइट। यानी कि मैंने 1 अप्रैल 18 को 50,000 का गुड्स मैंने रमेश को सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। अब क्रेडिट पे मैंने गुड्स सेल किया, तो मेरा ट्रांजेक्शन कब हुआ? 1 अप्रैल 18 को। और सपोज करो ये इसने मुझसे 1 महीने बाद, यानी कि इससे जो मुझे पैसा मिला वो मिला 15 मई को मिला, 15 मई को ना, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 50,000, यानी कि मेरा जो ट्रांजेक्शन हुआ वो तो हुआ 1 अप्रैल 18 को, और जो इसका सेटलमेंट हुआ वो कब हुआ? 15 मई 18 को। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जब भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसी टाइम आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि उसको सेटलमेंट के टाइम पर। समझो आप, यानी कि ये ट्रांजेक्शन इसी डेट को रिकॉर्ड होगा, ना कि इस डेट को। इस डेट को ये अलग से रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो इसी टाइम रिकॉर्ड होगा, वेदर वो कैश में आया या अमाउंट नहीं आया। यानी कि ट्रांजेक्शन जब हुआ है दैट टाइम ही हम उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि उसके सेटलमेंट के टाइम पर, ठीक है।
तो ये अपना एक्रोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट